नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शुरुआत करते हैं उस परीक्षा के साथ जिसके साथ सरकार की भी अग्नि परीक्षा है। दरअसल रीट परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत के सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि पेपर लीक, डमी कैंडिडेट बैठाने और नकल कराने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। किसी भी सरकारी कर्मचारी की संलिप्तता होने पर सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। निजी स्कूल के कार्मिक अथवा स्कूल से जुड़े व्यक्ति की पाई गई संलिप्तता तो संबंधित स्कूल की मान्यता स्थायी रूप से समाप्त कर दी जाएगी। नकल गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी परीक्षा केंद्र पर लापरवाही नहीं बरती जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। मुख्यमंत्री गहलोत ने सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए हैं और कहा कि प्रश्न पत्रों के प्रिंटिंग प्रेस से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने, वहां खोलने तक की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाए। रीट परीक्षा में शामिल हो रहे अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन लेकर ना जाए। हर जिले में कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। फर्स्ट इंडिया की खबर पर मोहर लगती हुई, असर होता हुआ भी इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि बाकायदा फर्स्ट इंडिया ने प्रोग्राम किया था और उस दौरान ये सवाल उठाए थे कि जहां भी इस तरीके की घटना हो कठोर कार्रवाई की जाए। अगर कोई सरकारी अधिकारी मिले उसको बर्खास्त किया जाए। किसी निजी स्कूल की संलिप्तता मिले उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो बेहद संजीदा हैं इन सब चीजों को लेकर, रीट परीक्षा को लेकर भी मुख्यमंत्री गहलोत ने सख्त निर्देश दिए हैं और सीधे तौर पर कहा है, अगर पेपर लीक हुआ, डमी कैंडिडेट बैठाया गया, नकल कराने वालों को पकड़ लिया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी सरकारी कर्मचारी की अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट, संलिप्तता मिली तो सीधा उसको सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। क्योंकि कई ऐसे सेंटर है जो निजी स्कूलों के अंदर है, तो निजी स्कूलों के लिए भी मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर निजी स्कूल के कार्मिक यानी कि वहां पढ़ाने वाले टीचर या किसी भी तरीके का स्टाफ, स्कूल से जुड़ा कोई भी व्यक्ति, अगर उसकी संलिप्तता यानी कि इन्वॉल्वमेंट मिलती है तीनों काम में से किसी में भी, नकल कराने में, पेपर लीक करने में या डमी कैंडिडेट बैठाने, तो फिर संबंधित स्कूल की मान्यता स्थायी रूप से समाप्त कर दी जाएगी और उस कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नकल गिरोह के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी परीक्षा केंद्र पर लापरवाही ना बरती जाए। स्टूडेंट से भी एक तरीके से मुख्यमंत्री ने अपील की है। इसके साथ साथ परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश जारी किया और कहा कि प्रश्न पत्रों के प्रिंटिंग प्रेस से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने तक, वहां खुलने तक की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाए। रीट परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों पर भी मुख्यमंत्री ने उनको एक जिम्मेदारी दी है। जिम्मेदारी दरअसल ये दी है कि आप परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल ना लेकर जाएं, क्योंकि मोबाइल नहीं लेकर जाएंगे तो टेंशन कम होगी, आपकी भी टेंशन कम होगी और जिस तरीके के ब्लू पॉइंट नजर आते हैं वो भी कम रहेंगे। हर जिले में कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की इस परीक्षा से जुड़ी हुई गड़बड़ी पता चलती है किसी भी स्तर पर, तुरंत कंट्रोल रूम को बताइएगा, तुरंत एक्शन होगा। ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि आज राजस्थान की है कि सबसे बड़ी परीक्षा को किस तरीके से सफल बना। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का लोकप्रिय फैसला, रीट परीक्षार्थियों के लिए अब सभी तरह की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा होगी। आज हुई रीट की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री गहलोत ने अहम निर्देश दिए। रोडवेज के साथ निजी बसों में भी मुफ्त सफर कर सकेंगे रीट परीक्षा के अभ्यर्थी। मुख्यमंत्री गहलोत के फैसले से दूर हुई रीट भर्ती परीक्षा में जुड़ी काफी परेशानी, क्योंकि 16 लाख अभ्यर्थी हैं। 3000 के आसपास राजस्थान रोडवेज की बसें। प्राइवेट बसों ने जिस तरीके की शिकायतें मिल रही थी, किराए को बढ़ा दिया है, यानी कि अपॉर्चुनिटी के तौर पर दिया है। लेकिन मुख्यमंत्री इन चीजों को समझते हैं और उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी चारों तरफ तारीफ हो रही है, क्योंकि अब रीट परीक्षार्थियों के लिए चाहे वो कोई बस हो, सभी तरह की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दे दी गई। आपको किराया नहीं देना, आपको सिर्फ एक काम करना है कि वक्त से अपने सेंटर पर पहुंच जाना है।
जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके हिसाब से परीक्षा देनी है और कोरोना गाइडलाइन के ध्यान करते हुए अपने घर वापस आ जाना है। रीट की समीक्षा बैठक हुई थी और मुख्यमंत्री गहलोत ने अहम निर्देश दिए। रोडवेज के साथ निजी बसों में भी रीट परीक्षा के अभ्यर्थी मुफ्त सफर कर पाएंगे, लेकिन हाँ, इसके लिए आपको एडमिट कार्ड तो दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बिना एडमिट कार्ड के ये कहें कि आप परीक्षा देने जा रहे हैं। ये मैंडेटरी है, आपको एडमिट कार्ड रखना है। मुख्यमंत्री गहलोत के फैसले से जो रीट के परीक्षार्थी थे, जिनको लग रहा था कि वो अपने घर से जहां परीक्षा केंद्र वहां तक पहुंचने में दिक्कत होगी, अब उनकी दिक्कतें काफी हद तक दूर हो गई। वहीं रीट परीक्षा को लेकर जयपुर ट्रैफिक पुलिस की विशेष तैयारी है। ट्रैफिक पुलिस ने लॉन्च किया माई एग्जाम सेंटर मोबाइल ऐप। गूगल प्ले स्टोर से किया जा सकता है डाउनलोड। अभ्यर्थी अपने सेंटर की लोकेशन देख सकता है मोबाइल ऐप के जरिए। एग्जाम सेंटर कोड के जरिए लोकेशन देख सकता है। शहर में अलग अलग जगहों पर बनाए जाएंगे यातायात सहायता बूथ। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए बनाए गए 5 सैटेलाइट बस स्टैंड। एग्जाम सेंटर के बाहर भी पुलिस का जाब्ता मौजूद रहेगा। अभ्यर्थियों की हर संभव मदद के लिए तैयार रहेंगे ट्रैफिक पुलिसकर्मी। 25 और 26 सितंबर को लोडिंग वाहन शहर में प्रतिबंधित रहेंगे, यानी कि भारी वाहन नहीं आएंगे। रीट परीक्षा को लेकर जयपुर में बनाए गए हैं 490 एग्जाम सेंटर और ये सभी इस एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिए गए हैं। इनकी लोकेशन अपलोड कर दी गई है। आप चाहे सेंटर कोड डालिए या सेंटर का नाम डालिए, आपको एग्जैक्ट लोकेशन पर आपका जो भी वाहन है वो पहुंचा देगा। लेकिन इसके लिए आपको एक काम जरूर करना है। आपको माई एग्जाम सेंटर, ये मोबाइल ऐप है जो ट्रैफिक पुलिस ने लॉन्च की है, बस इसको आप अपने मोबाइल पर अपलोड कर दीजिए। गूगल प्ले स्टोर पर ये आसानी से मिल जाएगी। इसको आप डाउनलोड कीजिए और उसके बाद अपने सेंटर तक पहुंच जाइएगा। सिर्फ इतना ही नहीं है, आपको अगर उसके बावजूद अपने सेंटर को ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो भी शहर में अलग अलग जगहों पर यातायात सहायता बूथ बनाए गए। आप वहां पर रुकिए, उनसे अपने सेंटर के बारे में पूछिए, वो आपको सही लोकेशन दे देंगे। लेकिन हाँ, वक्त से निकलिएगा क्योंकि हड़बड़ी में अक्सर दिक्कतें होती है, टेंशन हो जाती है। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए बाकायदा 5 सैटेलाइट बस स्टैंड बनाए गए हैं जिनके जरिए आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। एग्जाम सेंटर के बाहर भी पुलिस का जाब्ता मौजूद रहेगा ताकि किसी तरीके की एक्टिविटी ना हो जो परीक्षा को बाधित कर सके। अभ्यर्थियों की हर संभव मदद के लिए ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैयार हैं। बस आपको तैयार रहना है, दिमागी तौर पर भी और वैसे भी। वक्त से निकलिएगा, कोशिश कीजिए सेंटर पर 1 घंटे पहले पहुंच जाइए क्योंकि उससे टेंशन कम हो जाएगी। अगर आप 2 मिनट पहले पहुंचेंगे तो हड़बड़ी में रहेंगे और उसका असर आपके एग्जाम शुरू होने के पहले 15-20 मिनट तक रहेगा। ऐसा मत कीजिएगा। 25 और 26 सितंबर को लोडिंग वाहन शहर में प्रतिबंधित रहेंगे, कोई बाहरी वाहन नहीं आएगा। रीट परीक्षा को लेकर जयपुर में 490 एग्जाम सेंटर बनाए गए। और अब बात करते हैं प्रशासन शहरों और प्रशासन गांवों के संग अभियान की और इसको लेकर दिए गए निर्देश। मंत्रियों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में रहने के निर्देश दिए गए हैं। 2 अक्टूबर से आयोजित कार्यक्रमों में मंत्री और राज्य मंत्री, प्रभारी मंत्री हिस्सा लेंगे। 4 अक्टूबर को मंत्री अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में अभियान या कैंप के भ्रमण पर रहेंगे। 5, 6 और 7 अक्टूबर को सारे प्रभारी मंत्री अपने प्रभार वाले जिले में रहेंगे, यानी 2 अक्टूबर को वो अपने विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे। 5, 6 और 7 को जहां जहां के प्रभारी मंत्री है वो अपने प्रभार वाले जिले में रहेंगे। इन प्रभार वाले जिलों में सभी ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रमों का मंत्री निरीक्षण करेंगे जहां इस तरीके की व्यवस्था होगी, जहां पट्टा वितरण किया जा रहा होगा। जेडी प्रमुख सचिव ने फाइल पर अनुमोदन किया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मेहंदीपुर बालाजी और भैरव जी के दर्शन किए। राज्यपाल और उनके धर्मपत्नी सत्यवती मिश्र ने विशेष पूजा अर्चना की है। देश प्रदेश की सुख समृद्धि, कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए प्रार्थना की है। राज्यपाल ने दर्शन के बाद कहा कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर सिद्ध स्थल है। दूर दूर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ण होने की आशा के साथ आते हैं। मेरा भी गत दिनों यहाँ आने का कार्यक्रम था।
जो बारिश की वजह से स्थगित करना पड़ गया था। मेहंदीपुर बालाजी महाराज की कृपा से आज उनके दर्शन लाभ की इच्छा पूरी हो गई है। तभी कहते हैं कि जब भगवान चाहेंगे वो आपको बुला लेंगे। मेहंदीपुर बालाजी दर्शन के बाद राज्यपाल कलराज मिश्र वापस जयपुर लौट आए। वहीं 4 दिन के प्रवास पर जोधपुर पहुंचे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। एयरपोर्ट पर आरएसएस पदाधिकारियों ने मोहन भागवत का स्वागत किया है। भागवत 24 से 27 सितंबर तक जोधपुर में रहेंगे। संघ की शाखाओं के कार्य और कार्यकर्ताओं की देखरेख, विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा और कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, समाज के विभिन्न गणमान्य और प्रबुद्ध जनों से वो संवाद करने वाले हैं। कोरोना काल के पश्चात प्रथम बार यानी कि पहली बार सर संचालक जोधपुर के दौरे पर आ रहे हैं। 24 सितंबर से विभिन्न बैठकों का क्रम प्रारंभ होगा और वो आगे बढ़ता रहेगा। आपको बता दें, इससे पहले मेवाड़ और वागड़ के दौरे पर थे, वहां से अब जोधपुर के दौरे पर संघ प्रमुख पहुंच चुके हैं। और अब बात करते हैं एनर्जेटिक एसीएस सुबोध अग्रवाल की। एसीएस अग्रवाल के अजमेर दौरे से जुड़ी बड़ी खबर। अजमेर डिस्कॉम के कार्यालय में एसीएस अग्रवाल हुए अधिकारियों से रूबरू। इस दौरान उन्होंने कोलकाता ओडिशा मॉडल को लेकर सवाल पूछे। ये सवाल सुनकर अधिकारियों ने शुरू हो गई अग्रवाल के एक्सपर्टाइजेशन को लेकर चर्चा, क्योंकि 2 दिन पहले ही अग्रवाल ने संभाला एसीएस एनर्जी का चार्ज। बैठक में अग्रवाल ने दिए छीजत रोकने और रेवेन्यू बढ़ाने के निर्देश। इस दौरान अग्रवाल ने ऑफिस बिल्डिंग, साफ सफाई और मेंटेनेंस को लेकर भी काम की सराहना की। अदालत परिसर में बदमाशों द्वारा चाकू लहराने से जुड़ा प्रकरण। राज्य मानवाधिकार आयोग ने मामले को गंभीर मानकर प्रसंज्ञान लिया है। आयोग अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने इसको गंभीर अपराध माना है। आयोग अध्यक्ष ने इस अपराध को मानवाधिकारों का खुला हनन माना। आईजी कोटा रेंज और एसपी कोटा शहर को निर्देश दिए हैं। मुख्य 5 बिंदुओं पर तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। 29 सितंबर को सुनवाई पर तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए। कल दोपहर कोटा न्यायालय परिसर में घटित हुई थी घटना और घटना के दौरान वकील और पक्षकारों में अफरा तफरी मच गई थी। जाहिर है अफरा तफरी मचनी भी थी, लेकिन अब राज्य मानवाधिकार आयोग ने इस पर प्रसंज्ञान लिया। नागौर नगर परिषद से बड़ी खबर। स्टेट ग्रांट नियमन ढांचा भूमि की महत्वपूर्ण 400 फाइलें गायब हैं। आयुक्त श्रवण चौधरी ने संबंधित शाखा कार्मिकों को नोटिस जारी किया। पार्षद नवरत्न बोथरा ने गुमशुदा फाइलों को लेकर सवाल उठाए। जिला कलेक्टर, स्वायत्त शासन विभाग, उप निदेशक क्षेत्रीय जारी कर चुके हैं। गुमशुदगी पत्रावलियों के बारे में कई बार पत्र लिखा गया। प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर बैठक में इस पर तीखी बहस हुई है। बैठक में पार्षदों और आयुक्त के बीच में तीखी नोकझोंक भी इस मुद्दे को लेकर हुई और सवाल यही है कि ये फाइलें कहां? 400 फाइल है, 1-2 फाइल नहीं है। तो ये फाइल गायब हुई हैं, गायब कर दी गई हैं, या फिर इनकी जगह कुछ ऐसी बदल दी गई जिसके बारे में जानकारी नहीं। मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी खबर। मुंबई तटीय सड़क 400% बनकर तैयार हुई। मालाबार हिल के नीचे 1 किलोमीटर लंबी 40 फीट व्यास की सुरंग भी इसमें शामिल है। इसके बाद केवल 900 मीटर लंबी सुरंग का काम पूरा किया जाना है। भारत में होगी 40 फीट व्यास की अपनी तरह की ये पहली समुद्री सुरंग। 1852 भूमिगत कार पार्किंग के साथ होगा। 125 एकड़ का बगीचा भी इसमें शामिल। 3 शिफ्ट में 24x7 यानी कि 2400 घंटे 7 दिन। प्रोजेक्ट नवंबर 2023 में पूरा हो जाएगा और ये अभी तेजी से चल रहा है। बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने इसकी जानकारी दी। अनिरुद्ध तिवारी होंगे पंजाब के नए मुख्य सचिव। 1990 बैच पंजाब कैडर के सीनियर आईएएस अफसर हैं तिवारी। मौजूदा सीएस विनी महाजन की जगह लेंगे अनिरुद्ध तिवारी। पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी थी विनी महाजन। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विनी महाजन को मुख्य सचिव बनाया था।
विनी महाजन के पति दिनकर गुप्ता को बनाया गया था राज्य का डीजीपी, लेकिन अब मुख्यमंत्री बदले हैं और मुख्यमंत्री बदलने के साथ साथ चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव बदल दिए गए हैं और अब अनिरुद्ध तिवारी पंजाब की नए मुख्य सचिव। विश्व का सबसे बड़ा गैंडों के सींगों का भंडार राख कर दिया गया। बुधवार को वैदिक रीति रिवाज से अग्नि को समर्पित किया गया। पूर्वी असम के बोका घाट में गैंडे के सींगों का अंतिम संस्कार किया गया। वर्ल्ड राइनो डे यानी कि विश्व गैंडा दिवस के मौके पर संस्कार किया गया है। 1979 से 12 जिलों में इकट्ठा किए गए थे गैंडे के 2623 सींग। इनमें से 2479 का लोहे की 6 बड़ी चिताओं में दाह संस्कार किया गया। के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर का रुख करते हैं। बंद हो चुके लक्ष्मी विलास होटल मामले में बड़ी खबर। होटल की इमारत को तोड़ने का काम शुरू किया गया। जेडीए ने इमारत तोड़ने का काम शुरू कर दिया। होटल की भूमि पर गांधी दर्शन म्यूजियम बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल बजट में इसकी घोषणा की थी। होटल की भूमि पर म्यूजियम बनाने की घोषणा की थी। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर शिलान्यास की तैयारी है। मुख्यमंत्री गहलोत के हाथों इसके शिलान्यास की तैयारी है। म्यूजियम के इमारत निर्माण के लिए जेडीए ने निविदा मांगी है। 54 करोड़ रुपए की लागत से म्यूजियम बनाया जाएगा। 2 अक्टूबर को शिलान्यास होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथों शिलान्यास होगा और यहां गांधी दर्शन म्यूजियम बनाया जाना है। ये होटल लक्ष्मी विलास है जिसको तोड़ा जाएगा और तोड़ने का काम शुरू हो चुका है, क्योंकि 2 अक्टूबर तक जमीन समतल करनी पड़ेगी। वहां शिलान्यास होगा, पहली ईंट रखी जाएगी, गांधी दर्शन म्यूजियम बनाया जाएगा। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसी साल बजट में इसकी घोषणा की थी। होटल की भूमि पर म्यूजियम बनाने की घोषणा की थी। मेरे सहयोगी अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, 2 अक्टूबर को पहली ईंट रखी जाएगी, उससे पहले इसकी हर ईंट को उखाड़ दिया जाएगा या कहें कि भूमि को समतल कर दिया जाएगा? गांधी दर्शन म्यूजियम का निर्माण होना है। 54 करोड़ रुपए की लागत है। इस बजट भाषण में सीएम अशोक गहलोत ने घोषणा की थी गांधी दर्शन म्यूजियम बनाने की, और इसके लिए जेडीए ने निविदा भी आमंत्रित कर दी है और कल निविदा लेने का आखिरी दिन है। उसके बाद 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती है उस दिन इसका लोकार्पण किया जाएगा। इसमें ये जो निर्माण होगा ये 3 स्टेज में होगा। पहला स्ट्रक्चर निर्माण, दूसरा फिनिशिंग और तीसरा जो एक जिसे कहते हैं नई तकनीक के हिसाब से एक वर्चुअली राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी जो घटनाएं हैं उनको वर्चुअल तरीके से इस म्यूजियम में पेश किया जाएगा, ताकि आज की युवा पीढ़ी महसूस कर सके कि उस समय के क्या दिन थे और किस तरह से महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश ने आजादी का आंदोलन लड़ा। चाहे हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें या फिर दांडी यात्रा की बात करें, इस तरह की जो बड़ी घटनाएं उस दौरान हुई हैं उनको वर्चुअल तरीके से साकार रूप से पेश किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा सरकार ने एक कमेटी भी बनाई है जिसमें जेडीए आयुक्त के अलावा जो जाने माने गांधीवादी विचारक हैं उनको भी शामिल किया गया है। अभिषेक, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ते, मुख्यमंत्री आवास पर चल रही बैठक। पिछले 3 घंटे से चल रही है अहम बैठक। प्रशासन गांवों और शहरों की संघ अभियान को लेकर बैठक चल रही है। बैठक में यूडीएच और राजस्व विभाग ने प्रेजेंटेशन दिया है। अधिकांश मंत्री भी मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद हैं। बैठक के दौरान मंत्रियों ने सीएम को अहम सुझाव भी दिए हैं। मेरे सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ गए। नरेश, किस तरीके के सुझाव दिए गए? क्योंकि बीते दौर में 5 लाख का टारगेट अचीव किया था, इस बार उसको दोगुना किया गया, 10 लाख किया गया है। देखिए विजेंद्र, जहां तक लक्ष्य प्राप्त करने की बात है तो लक्ष्य तो ऐसा है कि जितनी ज्यादा जनता को सहूलियत दी जा सके इन अभियान के माध्यम से उतनी दी जाएगी। और जो प्रेजेंटेशन दिया गया है खासकर यूडीएच विभाग द्वारा और राजस्व विभाग द्वारा प्रशासन गांवों के संग और शहरों के संग अभियान को लेकर, तो विभिन्न जो मंत्री जो मौजूद है इस बैठक में उन्होंने भी अपने सुझाव दिए हैं कि किस तरह से जनता की मांगे हैं वो सामने आई हैं, जनता को किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और इस अभियान में भी किस तरह की दिक्कतें आ सकती है, व्यावहारिक दिक्कतें, तो उनका निराकरण किस तरह से किया जाए। तो जो विभागों के जो अधिकारी है वो भी मौजूद है इस बैठक में और उन्होंने जो भी मंत्रियों की जो क्वेरीज थी उन सभी का जवाब दिया।
खासकर अगर हम बात करें मंत्री लालचंद कटारिया की, तो उन्होंने जो हाई टेंशन लाइन के नीचे की जो जमीनें हैं उनमें किस तरह से पट्टे देकर और मकान बनाए जा सकते हैं, क्या उनको भी पट्टा दिया जाएगा, क्या ये तमाम जो चीजें हैं इनको लेकर आज ये बैठक रखी गई थी। नरेश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कोरोना से हुई मौत के लिए सरकार ने मुआवजा तय कर दिया है। हर मौत के लिए परिवार को 50,000 का मुआवजा मिलेगा। राज्यों के आपदा प्रबंधन कोष से यह मुआवजा दिया जाएगा। एनडीएमए ने सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में जानकारी दी। 30 जून को सुप्रीम कोर्ट ने मौत के लिए मुआवजे का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते में मुआवजे की रकम तय करने को भी कहा था। कोर्ट ने सरकार पर ही छोड़ी थी मुआवजे की रकम तय करने की जिम्मेदारी। कोरोना से मरने वालों के डेथ सर्टिफिकेट पर मौत के कारण लिखने का आदेश भी दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के फैसलों से राजस्थान सिरमौर बना है। केंद्रीय नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट ने मोहर लगाई है। नीतिगत बदलावों से राजस्थान अब सौर ऊर्जा में नंबर 1 बना है। मात्र 8 महीने में ही स्थापित की गई 2348 मेगावाट क्षमता, 10,000 करोड़ का रिकॉर्ड निवेश प्रदेश में आया है। कर्नाटक को पीछे छोड़ते हुए देश में पहले पायदान पर आ चुका है राजस्थान। गहलोत ने जारी की थी नई सौर ऊर्जा नीति 2019 और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन स्कीम 2019 में इस क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे। सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने की नीतियों का परिणाम अब सामने आने लगा है। राजस्थान इस क्षेत्र में देश और दुनिया के निवेशकों के लिए पसंदीदा डेस्टिनेशन बन गया है। MNRE की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात 5,708 मेगावाट क्षमता के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं गहलोत सरकार देगी प्रदेश के किसानों को राहत। दीर्घकालीन कृषि ऋण योजना लागू करने की तैयारी। 5% ब्याज अनुदान योजना का अनुमोदन किया गया। 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए योजना है। साल 2021-22 में बनने वाली मांग का साल 2021-22 में चुकाना करने वालों का, जिन्होंने चुका दिया उनको लाभ मिलेगा। दीर्घकालीन ऋण चुकाने पर किसानों को ब्याज पर 5% अनुदान मिलेगा। राजकीय दस्तावेजों में गांधी लोगों का उपयोग होगा। यह उपयोग 2 अक्टूबर 2021 तक किया गया है। ये सुनिश्चित करने के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने निर्देश दिए हैं। सरकारी विभागों के सारे राजकीय दस्तावेजों में उपयोग होगा। सरकारी वेबसाइट, ईमेल, राजकीय स्टेशनरी, कैलेंडर, सरकारी विज्ञापनों या विज्ञापन सामग्री, डिजिटल हस्ताक्षर, अर्ध शासकीय पत्र, राज्य परिवहन के राजकीय साधनों, बसों, राज्य की ट्रेनों में इसका इस्तेमाल होगा। गांधी 150 लोगों का उपयोग होगा। राष्ट्रपति महात्मा गांधी की 150वें जयंती वर्ष पर इस लोगों का इस्तेमाल किया जाएगा। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने फाइल पर अनुमोदन किया है।